साफ और शफाफ इलेक्शन होने थे जो वो नहीं हो सके। अब सबूत इतने ज्यादा आ चुके हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया कि जनरल कमर बाजवा साहब का क्या ताल्लुक था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया, नवाज शरीफ के केसेस सारे बरी हो गए। वो मोहम्मद यूसुफ को यानी उनके वालिद चट्ठा को जिताने के लिए क्या कुछ किया गया, उनको अब झूठे पर्चे कराए गए। मैं सबूत से बात कर रहा हूँ। अब इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगा दिया और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी। सिर्फ इलेक्शन तय कर दिया और इसमें जस्टिस अतर मिल्ला का नोट जो है ना वो सारा कुछ बता देगा। इस मुल्क में अब दो ही पॉसिबिलिटी है, मुझे तो इस मुल्क में मार्शल लॉ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए हमें जो बात समझनी है कि मुल्क में इस वक्त एक आजाद है ना साफ और शफाफ इलेक्शन होने थे जो नहीं हो सके। अब सबूत इतने ज्यादा आ चुके हुए हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने से लेकर अब गिराने वाला मामला भी अपना मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया कि जनरल कमर बाजवा साहब का क्या ताल्लुक था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया। और उसके बाद उन्होंने फिर उनके बाकी लोगों ने भी बता दिया कि एक्सटेंशन के हवाले से जो बातें हुई, अब वो डाउट्स तो थे ना, अब वो क्लियर हो गए और इमरान खान को बैकफुट पे ले जाना भी समझ आ गया। इलेक्शन कमीशन का एक किरदार आपको यहां तक पहुंचने से पहले समझना जरूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस चलते रहे आपने वो देखा, और प्रॉपर्टी फंडिंग चला जिसे फॉरेन फंडिंग कहते रहे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में आ गया, तोशाखाना में सजा तक दिलवाई, हालांकि केस बनता कोई नहीं। जैसे 137 का आज तक कोई एक केस बता दें किसी और अपने पिछली गवर्नमेंट के हवाले से आपने देखा हो। और वहां हालांकि फैसला भी हो चुका है 137 सेक्शन का कि आप 120 दिन से आगे आप कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। फिर दूसरा जो मामला था वो तो ही इलेक्शन कमीशन का आया, आपने वो भी देखा कि सिर्फ एक सियासी जमात और इमरान खान के अगेंस्ट और फर्द जुर्म आयद होने तक की बातें होती रही। फिर यही नहीं रुका, फिर पार्टी इलेक्शन वाला आ गया और वो भी सिर्फ एक तरीके जाए एक जमात के अगेंस्ट, और उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर उसको बाकायदा उसको पार्टी को भी अब भी जितने कागजात जितने नॉमिनेशन जितने अपना कामयाबी के इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया आजाद के तौर पर किए जा रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का पुराना बयानिया। फिर जहां तक दो बातें उन्होंने कही हैं, एक इलेक्शन कमीशन और एक जुडिशरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। लंदन का बयानिया, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ, सब सब यही कहते थे कि जनाब फलां जज जाएंगे तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने देखा कि केसेस सारे जो है ना वो बरी, नवाज शरीफ के केसेस सारे बरी हो गए। फिर इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन हालांकि जब डेट दी थी उस डेट में इलेक्शन नहीं हो सके, ये भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का यही कहते रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसमें किसी किरदार के ऊपर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए। तो अब जो खास तौर पर लियाकत चट्टे की जो बातें करनी है वो फिर अब चूंकि, और जस्टिस काजी फाइज साहब को बिल्कुल इंटरव्यू दिए उन्होंने नहीं देने दिए थे, कोई जरूरत नहीं थी इंटरव्यू देने की। जजेस स्पीक थ्रू दियर जजमेंट। एक केस लगा हुआ है परसों और वो मेरी जाती राय के मुताबिक वो तो केस उनको खुद भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उनकी जात के हवाले से सवाल आ गए। आगे चलने से कबल लियाकत अली चट्ठा के बारे में एक इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है। और उनके दो बेटे और तीन भाई हैं। एक खुद है एजाज अहमद ने दुबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार रखा है। सजाद अली जो फैसलाबाद में, वो चार बहनें शादीशुदा हैं। बेनोई बिशारत अली चट्ठा साबिक यूनियन काउंसिल सुयावाला, नसरुल्लाह चट्ठा इंस्पेक्टर पुलिस जिला लाहौर हाजिर, शोएब हयात जो है साहब का यूनियन काउंसिल में से है, और मोहम्मद निजाम चट्ठा जो गुजरांवाला में जिम्मेदारी करता है। और गुलाम और चचा जो है गुलाम पीएमएलएन से सियासी वाबस्तगी है उनकी। चचाजाद भाई जो है वो सारे के सारे तफसीलात आ गई है। और वो ये भी याद रखिएगा उनका ताल्लुक हमदा शरीफ मुस्लिम निकाय शख्सियात के करीब रहा, जो ये कह रहे थे ना कि उनका बड़ा ताल्लुक है। और मजेदार बात यह है कि जो डिप्टी कमिश्नर जो चीमा की बात हो रही है, वो उनके वाले साहब तो वजीराबाद से इलेक्शन लड़ रहे थे। और मैं उस पर मोहम्मद यूसुफ का केस मैं देख रहा हूँ, वो मोहम्मद यूसुफ को यानी उनके वालिद चट्ठा को जिताने के लिए क्या कुछ किया गया, पहले बिठाने का कहा गया, बैठे ना हो, उनको अब झूठे पर्चे कराए गए। मैं सबूत से बात कर रहा हूँ। गुजरांवाला में, सियालकोट में, उनमें वो बरी हो गए। फिर वो अगवा करके वजीराबाद लेके फिर लिखाया गया कि रिटायरमेंट होगी, रिटायरमेंट तो हुए नहीं, लिखा गया। लेकिन अब जो रिटर्निंग ऑफिसर किरदार जो बातें बता रही है ना कि किस तरह ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर रेलेवेंट है, वो बाद में आता हूं। तो उसके बाद हमने वो देखा कि रिकॉर्ड में वो चीज भी सामने आ गई। और फिर मैंने लाहौर हाईकोर्ट पिटीशन दायर की, इलेक्शन कमीशन के सामने मामला लेकर चले गए हैं। अब सवाल जो बड़ा वाज़ेह है, जो सवाल उठाए हैं कि कमिश्नर का रोल क्या है। कमिश्नर पूरे डिवीजन का इलेक्शन देख रहा था। एक कमिश्नर साहब जिसका मुजीब शामी ने लाइव प्रोग्राम में और वो कायम रहे
कि उन्होंने ये सारा कुछ किया, वो जिक्र कर रहे थे हमसे, वो कुछ करवाया गया, तो वो भी डाउट नहीं रह गया। सिर्फ ये कहना, कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर है पूरे डिवीजन के, और डिप्टी कमिश्नर ने सारे इलेक्शन मैनेज कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर। तो टोटल जो काम है वो कमिश्नर के जिम्मे ड्यूटियां थी, वो समझ में आ गई है। वो जो अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनता है और कुरान अगर आ जाए, कुरान मजीद पे आकर ये बातें करें ना, हलफ देना कुरान मजीद के ऊपर, तो समझ में आ जाएगी बातें सारी। अब जो इल्जाम दो हैं, अब इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगा दिया अब, और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी। तो असूली तौर पर तो अब सारे चीजें 2000 के करीब जो अब जो मुख्तलिफ दरखास्तें गई हुई हैं फॉर्म 45 के हवाले से और फॉर्म 47 के कॉन्टेक्स्ट में, वो अब सुनना इलेक्शन कमीशन तो आ गया कि क्या आ गया कि सारे जो फॉर्म है वो तब्दील करवाए गए और बारी बारी लीडर दिलवाई गई। तो ये जो कहना है ना सियासी वाबस्तगी और इन चीजों को, ये बातें तो वैसे ही खत्म हो गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन पे एतराज उठ गया, इलेक्शन कमीशन क्या सुनेगा, हमें भी समझ में आ गया क्या बात हो गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एतराज उठ गए हैं। तो अगर इन सब चीजों को आप सामने रख कर देखें, मेरी जाती राय तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि मुझे जो लग रहा है ना, जो कि नून लीग का मैंडेट जो है वो डाउटेड हो गया है। नून लीग तो हुकूमत बनाने के हवाले से आना नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आगे आती या नहीं आती, मेरी जाती राय के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आए, पीपल्स पार्टी को इंडिपेंडेंट दें, वो वजीर आजम लें, वो सारा लें, और इस सारे मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर करें। निगरान हुकूमतों को नहीं, निगरान हुकूमतों पर इल्जाम लग गया है कि उन्होंने धांधली करवाई गई है। दूसरा पॉसिबिलिटी है एक जुडिशियल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के 5 कम से कम 5 जजेस का जुडिशियल कमीशन बने, जो ये सारे मामला देखे, इलेक्शन डिले होने का, 90 दिन से ज्यादा हुकूमत का आने का। वो चीफ जस्टिस साहब बता रहे थे कि जनाब उन्होंने इलेक्शन तो करवाया, अभी इलेक्शन क्या करवाया आपने जी, आपने तो 90 दिन का टाइम गुजार दिया और सारे प्रिंसिपल तय नहीं किए, सिर्फ इलेक्शन तय कर दिया। और इसमें जस्टिस अतर मिल्ला का नोट जो है ना, वो सारा कुछ बता देगा। अब इन हालात के अंदर इस मुल्क में अब 2 ही पॉसिबिलिटी है। मुझे तो इस मुल्क में मार्शल लॉ नजर आ रहा है, या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नजर आ रही है, या निगरान सेटअप यही चलता नजर आ रहा है कि जितना कब सारा कुछ सामने आ गया ना, या तो मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा और नए, या इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए, इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, और रिगिंग के वाले से 70 जो सीटें हैं उस पर सारा कुछ डाटा डिटेल सारी सामने आ जाए और वो सीटें वापस मिले इमरान खान को, इमरान खान फिर 2 सीट से जीते हुए हैं, वो हुकूमत करे। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। वरना नून लीग अगर हुकूमत में आ जाएगी, उस पर भी इल्जाम है, उनको भी बिल्कुल नहीं है अगर ये हुकूमत इस हवाले से अगर सामने आए। वरना फिर आप या टेक्नोक्रेट हुकूमत देख रहे हैं, या इस मुल्क में मार्शल लॉ आएगा जी।